जमीन पर आसमान से हर तरफ से रूस लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन के कई शहरों में। आज 11वें दिन क्या है जंग के हालात। इस 1 घंटे की बहस में पूरी तस्वीर आपको समझ में आएगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन का मैं वजूद में मिटा दूंगा, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। सवाल है कि आखिर कब तक ये युद्ध जारी रहेगा। आज घमासान के 11वें दिन यूक्रेन के हॉस्टोमेल शहर पर रूस ने बमबारी की है, जबकि खार्किव का बाजार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। उधर शास्त्या शहर पर यूक्रेनी विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। क्रामातोर्स्क शहर को भी रूस की क्रूज मिसाइल्स ने ध्वस्त किया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें युद्ध की विभीषिका को खुद ब खुद बयां कर रही हैं, और इसी के साथ बर्बादी और तबाही का जो आलम यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त भी है। चरनिहिव में कई जगहों पर आग की लपटें बहुत तेज हैं। खार्किव में बड़े के बड़े बाजार ध्वस्त हो चुके हैं। 11 दिन का जोर, लेकिन इस बीच कीव के कब्जे की शहर है, और याद रखिए कीव के कुछ किलोमीटर दूर ही अब ये जंग है। इरपिन जैसे शहर जो कि बहुत करीब है, 10-20 किलोमीटर की रेंज में है राजधानी कीव के, वहां पर रूस की सेना भारी तबाही मचा रही है। वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। जब राजेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उसी दौरान वहां पर धमाके हुए हैं। लेकिन आज 11वें दिन क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता देते हैं। ना पुतिन रुक रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की रुक रहे हैं। सामरिक जंग के साथ साथ जुबानी जंग भी हो रही है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं हथियार नहीं डाला तो मिट सकता है यूक्रेन का वजूद, वहीं ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। रूस ने मारिउपोल में युद्ध विराम को तोड़ दिया है, ये आरोप ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं। युद्ध के लिए यूक्रेन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर पुतिन नाराजगी जाहिर करे। पश्चिमी देशों का प्रतिबंध रूस के खिलाफ युद्ध जैसा है। यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन करे नेटो, ये बार बार ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं। लड़ाकू विमान मांग रहे हैं, कह रहे हैं सभी मुझे आखिरी बार देख रहे हो। वो बार बार इमोशनल कार्ड भी जिसे कई लोग कह रहे हैं। हथियार नहीं डाला पुतिन का कहना है तो तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व मैं मिटा दूंगा, ये दावा भी पुतिन कर रहे हैं। युद्ध के लिए यूक्रेन का नेतृत्व ही जिम्मेदार है, यानी ज़ेलेंस्की के माथे पर सब कुछ थोपने की फिराक में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। और इसी के साथ जाहिर तौर पर उनके लिए मोस्ट वांटेड अगर कोई है इस वक्त यूक्रेन में तो ज़ेलेंस्की है, और सत्ता परिवर्तन उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे पहले कि मैं परिचय खास मेहमानों से कराऊं, आपका बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो अपने दर्शकों को जरा बता दें, क्योंकि युद्ध पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान है। वो ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने वर्तमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये दावा है कि इस जंग में नेटो को नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को बता देना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है रूस को रोकने का। उन्हें भी एहसास है कि जो हवाई हमले हो रहे हैं उससे बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। प्रकाश शाह, मेंबर डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जर्नलिस्ट, मॉस्को से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इंडिया से हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं। मेजर जनरल AK सिवात साहब रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जो कि लगातार आज तक पर हमारे साथ इस कवरेज में जुड़े हुए हैं। जनरल दयाल का भी स्वागत है। मेजर जनरल KK सिन्हा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन जल्दी से अगर एक एक कमेंट आप लोगों से लेते हुए आगे बढ़े तो कीव पर कब्जे की जंग है वो साफ दिख रहा है। उस जंग में रूस कितना करीब हो पाया है, लेकिन जब ये कहते हैं ज़ेलेंस्की कि लड़ना ही हमारा विकल्प है, हमें मुकाबला करना है रूस का, और दूसरी तरफ पुतिन कह रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व मैं मिटा दूंगा अगर तुमने हथियार नहीं डाला। आज 11वें दिन ये लड़ाई कहां पर देख रहे हैं ये तमाम एक्सपर्ट्स। जल्दी से जनरल दयाल आपके साथ शुरुआत करते हुए, ये लड़ाई आपको आज 11वें दिन किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, बाहुबल का या हौसले का, या फिर पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर आपका कमेंट जल्दी से। देखिए अंजना, पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती दिख रही है। ज़ेलेंस्की अपना ग्राउंड होल्ड करने की कोशिश करें, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो और अपने देश को इस लड़ाई में झोंकना चाहते हैं, और बार बार वेस्ट इसको और उकसाता है बार बार, और उस उकसाने में मैं समझता हूं वो कहीं उस गेम के मोहरा है और वो खेल उसी में फंसे जा रहे हैं, दलदल में फंसे जा रहे हैं। जहां तक लड़ाई की बात है, ग्राउंड सिचुएशन की बात है, जो शायद रशिया ने स्ट्रैटेजी सोची थी कि ज्यादा पॉपुलेशन को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे शहरों को कब्जा करेंगे और की पर प्रेशर बिल्ड करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं रशियन फोर्सेज अपनी सफलता की तरफ बढ़ती जा रही है। एक और खबर आ रही है कि टर्की के जो राष्ट्रपति है उनसे बातचीत में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अभी भी युद्ध विराम होगा, संपूर्ण विराम होगा, लेकिन शर्तों को मान ले ज़ेलेंस्की तब। अब ये देखिए आप मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इरपिन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर हमारे सहयोगी राजेश पवार मौजूद थे, उसी दौरान वहां पर हमले हुए हैं। पुतिन का कहना है यूक्रेन अगर तुरंत युद्ध रोकेगा तो हम
फिर शर्तों को मान लेगा तो युद्ध रुक सकता है। रूस की सभी शर्तों को माने यूक्रेन, ये पुतिन कह रहे हैं। अब हम आपको इरपिन की तस्वीरें जरा दिखाते हैं। राजेश पवार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे और उसी दौरान ये हमला हुआ है। ये वीडियो उसी दौरान का आप देख रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद थे जब, देखिए, कीव पर सीधे अभी तक हमला नहीं कर रहा है। हालांकि 10 धमाके आसपास के इलाकों में हुए थे, ये जानकारी आई थी, लेकिन राजेश पवार इरपिन पहुंचे और वहां पर जो हमले की आशंका थी उनकी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही वहां पर एक के बाद एक गोलीबारी होती चली गई है। नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं राजेश पवार लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कैसे ये गोलीबारी वहां उन्होंने कैप्चर की है। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us. It fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And it's very close. It's like just a few meters away. Everybody's on the ground running now. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. Continuous firing taking place. This bomb just... It's very close. It's very close. And that bombing is coming closer to us. Everybody's running now to take place. The cars, whatever they have. Panic everywhere. Even militia and military is running. Everybody is running now. All vehicles leaving. Panic everywhere. Bombs falling very close. कीव लिए चलते हैं, आपको गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इरपिन की वो तस्वीरें वो हम दिखा रहे हैं, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं कीव में, और ये खतरा कीव के कब्जे का, कीव की लड़ाई का कितना करीब इस वक्त दिख रहा है? कीव पर कब्जा लगातार गहराता जा रहा है और इस समय हम लोग राजधानी कीव में ही है। अगर आप मेरे पीछे सुन सकती हैं तो एक गोलों की धमाके की आवाज भी यहां आ रही है और अब राजधानी कीव में और निकट आती जा रही है ये आवाज। इस समय हम एक ऐसी इमारत के सामने हैं जिसको टारगेट किया गया था रशियन मिसाइल स्ट्राइक में, और आप यहां पर देख सकते हैं कि मिसाइल स्ट्राइक के बाद कितना नुकसान इस इमारत को पहुंचा है। जो कहा जा रहा है कि क्या सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है या नहीं, या सिविलियन एरिया सुरक्षित है, तो ये कीव के भीतर एक सिविलियन एरिया ही है जहां रूस की एक मिसाइल आकर लगी और यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, दुकानें थी और ये पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यहां पर नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन में कीव में यह कहा जा रहा है कि रूस की जो फायरिंग है अब वो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही है। अब रूस जब अंदर बढ़ता जा रहा है या जब उसकी गोलाबारी कीव के अंदर आती जा रही है तो वो सिविलियन इलाकों को भी टारगेट कर रहे हैं, और ये यहां दिखाता है कि किस तरह से ये लड़ाई अब यहां के लोगों के लिए, उनके मन में जो दहशत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और छोड़ छोड़ के लोग शहर ये जाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई केवल गौरव, ये बिल्डिंग फ्रीडम स्क्वायर से कितनी दूर है? एक तरफ सेना और एक तरफ सिविलियन इलाके। फ्रीडम स्क्वायर से कितनी दूर है जहां आप खड़े हैं और ये इमारत? फ्रीडम स्क्वायर से कुछ दूर है। फ्रीडम स्क्वायर लगभग 20 मिनट हमको भी लगे गाड़ी में आने में। यहाँ पर ये फ्रीडम स्क्वायर से तो थोड़ा दूर है। जहां वो टेलीविजन टावर को जहां टारगेट किया गया था ये उसके पास का इलाका है। ये बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग हो रही है कुछ इलाकों की यहाँ राजधानी कीव में, जिसमें रूस ये चाहता है कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है या इंफॉर्मेशन फ्लो है उसको वही कंट्रोल कर सके आने वाले समय में। इसीलिए अभी तक तो इंटरनेट यहाँ चल रहा है, लेकिन कितने समय तक इंटरनेट चलेगा अंजना, ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ के लोगों को भी सता रहा है। किस तरह से यहाँ स्थिति तेजी से बदल रही है। कुछ समय पहले तक यह लग रहा था कि लड़ाई ठीक है कहीं और हो रही है, किसी और शहर में हो रही है, लेकिन अब बमबारी शहर के अंदर अंदर का मतलब ये नहीं, जैसे आपने फ्रीडम स्क्वायर का जिक्र किया या हार्ट ऑफ कीव का जिक्र किया, तो हार्ट ऑफ कीव तो नहीं, लेकिन आउटस्कर्ट्स और आउटस्कर्ट्स के इलाके में अब यह बमबारी साफ तौर पर देखी जा रही है। केवल आसपास के शहरों में नहीं बल्कि कीव के आउटस्कर्ट्स पर भी अब यह बमबारी होने लगी है। अंजना, स्टारलिंक काम कर रहा है एलॉन मस्क वाला?
कहा तो ये जा रहा है कि इस समय काम कर रहा है, लेकिन उसका लिंक कैसे मिलेगा, किस किस को मिलेगा, उसकी भी बहुत पड़ताल यहां लोग कर रहे हैं कि कैसे उन्हें ये कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट मिल पाएगा कि वो औरों से संपर्क में रह सके। पहली बात। दूसरी बात, कहा यह जा रहा है कि यहां की सरकार ने एलोन मस्क को कहा है कि हमको और इक्विपमेंट चाहिए और इस तरह से चाहिए कि अगर पूरी तरह से कम्युनिकेशन को यहां ठप किया जाए या रूस अपना कम्युनिकेशन थोपने का प्रयास करे तो और उपाय इनकी सरकार के पास भी होना चाहिए कि कैसे ये कम्युनिकेशन लिंक आम जनता को एक दूसरे से संपर्क में रहने में, एक शहर को दूसरे शहर में और इस देश को बाकी विश्व से संपर्क में रहने में मदद कर सके। तो इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती लोगों के लिए है, रूस की बमबारी अब पास आती जा रही है। रूस की बमबारी अब और शहरों तक सीमित नहीं है, कीव में भी बमबारी होने लगी है, लेकिन जिन इलाकों में हो रही है वो रिहायशी इलाकों में कब होने लगेगी। जैसे अभी अगर आप ये गड़गड़ाहट मेरे पीछे सुन सकती हैं तो ये, क्योंकि अब हम लोग शहर से थोड़ा बाहर आने का प्रयास भी कर रहे हैं, शहर के और इलाकों में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गड़गड़ाहट अब आपको और पास से सुनाई देती है और ये जो डिस्ट्रक्शन है ये आपको हर जगह दिखाई देता है। इसके पास एक पेट्रोल डंप भी था, वो पेट्रोल डंप बच गया था, लेकिन क्या उस पेट्रोल डंप को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर के तो बहुत दूर नहीं एक महत्वपूर्ण एम्यूनिशन डंप भी है, वो यहां वाला तो बच गया, लेकिन क्या और एम्यूनिशन डंप्स को भी निशाना बनाया जाएगा। तो इस खतरे को देखते हुए इन संवेदनशील इलाकों के आसपास के लोग पहले ही अपना घर छोड़कर और सुरक्षित इलाकों में अब उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। अंजना जी, धन्यवाद गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में श्वेता सिंह भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगी। जल्दी से एक एक कमेंट, रामेश्वर सिंह भी अब हमारे साथ न्यू जर्सी से जुड़ गए हैं। एक एक कमेंट, लेकिन उससे पहले आप दोनों से मैं लेना चाहती हूँ जल्दी से जनरल सिवाज, आज जब हम 11वें दिन देख रहे हैं, कुछ लोग जेलेंस्की को विलन बता रहे हैं, कुछ पुतिन को बता रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से पूरी सिचुएशन को 11वें दिन रीड कर रहे हैं कि एक पूरा देश इस वक्त आग की लपटों में दिख रहा है। हाँ बिल्कुल अंजना, देखो ये आर पार की लड़ाई है और रूस अपना सब कुछ डाल देगा अभी कीव की, क्योंकि कीव जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर हाउस है, और अगर कीव गिरता है तो रूस सोचेगा कि उसकी जीत होगी। तो अब कीव के ऊपर सब कुछ दामोदार है और मुझे लगता है जेलेंस्की भी वेल प्रिपेयर्ड है। ये है बैटल बिल्ट अप एरिया की, ये डिफेंडर को फायदा देती है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि 60 से 65 किलोमीटर का दायरा है कीव का, जिसके अंदर जो बाहर की तरफ इलाका है वो कंजस्टेड है, उसके अंदर टैंक और बस्तरबंद गाड़ियां का बनना बहुत मुश्किल है, मगर जैसे सेंटर में आते हो ओपन आउट होता है। तो मुझे लगता है रूस 3-4 चीजें करेगा। एक तो करेगा साइबर वारफेयर की हरकत करेगा, इंटरनेट काटेगा, बिजली पानी काटेगा, और उसके बाद जिस प्रकार से वो मिसाइल और रॉकेट और आर्टी फायर और एयर फायर का इस्तेमाल करेगा, मनोबल की तोड़ने की कोशिश करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचेगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिविलियन कैजुअलिटी भी होंगे। मगर ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई है, इसमें समय लगेगा। तो ये आर पार की लड़ाई है, दोनों तरफ अपने अपने जीत की बातचीत कर रहे हैं। जेलेंस्की के पास भी हथियारों की अभी कमी नहीं है, उसके पास स्टिंगर जो मिसाइलें भी आ गई हैं, जेवलिन जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस की भी उसकी जो S-300 पहले बोला था कि वो बर्बाद होगा, वो भी काम कर रहे हैं। ठीक है मार्शल श्रीवास्तव, क्या ये नो फ्लाइंग जोन जो डिक्लेयर करने की जेलेंस्की बात करें, क्योंकि उसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी जो वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि नो फ्लाइंग जोन को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करने का मतलब डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाएगा नाटो का और रशिया का, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो मना भी किया गया है। मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, जो उस बातों में जोड़ना चाहूंगा जो जनरल से बोला है। किसी भी देश के लिए उसका जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिलेटेड होता है उसकी ज्योग्राफी से। अगर आप जेलेंस्की के अंतर्मन में झांकने की कोशिश करिए, उनका क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको नाटो में ज्वाइन करने से ऐसी क्या चीज मिलने वाली थी जो बहुत जरूरी थी, और नाटो हमेशा ज्वाइन करना यूक्रेन का हमेशा से एक रेड लाइन था रशिया के लिए। ये बात उनको अच्छी तरह से पता थी, फिर भी उन्होंने ये किया और अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए वो बार बार उसमें जिसे कहते हैं ना घी में आग में घी झोंक रहे हैं। और उसके बाद जो है अब खबर आ रही है कि मर्सनरीज आ रहे हैं, वो सब ज्वाइन करेंगे, उन्हें अपने सिविलियंस को आर्म कर दिया है। ये अपने आप में एक अजीब सी खलबली का माहौल है यूक्रेन में। ठीक है, जल्दी से चलते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी कीव से अब हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, कीव के कितनी करीब पहुंचती हुई है जंग?
ये देखिए घेराबंदी दो दिशाओं से तो है यहाँ पर अंजना, और उस समय जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जो सिविल इलाके हैं वहां पर निशाना बनाया गया है। देखिए मैं इस टीवी टावर के बगल में हूं अंजना, जहां पर टीवी टावर पर जब ये आकर रॉकेट लगा था, जो हमला हुआ था, उसका टूटा हुआ हिस्सा आप नीचे देखेंगे, क्योंकि उस पर लगा नीचे जमीन पर, अगर मैं कहूं सड़क पर मोहसिन को दिखाने के लिए कि कहां पर उसका एक हिस्सा टूटकर जो गिरा, एक हिस्सा टूटकर इस तरफ गिरा, और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम अपने फ्रेम को दूसरी तरफ घुमाना शुरू करें सड़क के, तो आपको वो रिहायशी इलाके का भी समझ में आएगा। यहाँ जमीन पर आप टूटे हुए बिजली के खंभों को देख रही हैं, और ये सीधा रॉकेट का दूसरा हिस्सा टूटता हुआ पहुंचा उस जिम के भीतर, जो जिम पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। ये यहाँ का सबसे प्रीमियम, सबसे बढ़िया जिम माना जाता था। अब जिम से अगर हम लेफ्ट की तरफ देख लें तो एक गैस स्टेशन दिखता है हमें, और वो गैस स्टेशन में अगर कहीं गलती से पहुंचा होता तो और ज्यादा दिक्कतें आ जाती। लेकिन इस हमले में 7 लोग मारे गए थे। जरा सिविल इलाके में एक टीवी जो टावर है उसे टारगेट करने का तो मतलब समझ में आता है कि आप संचार के एक हिस्से को काटना चाहते हैं, लेकिन कोलैटरल डैमेज अगर इस हिसाब से नजर आएगा शहर के भीतर, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, कितनी बड़ी चिंताएं हो सकती हैं, वो चीज भी समझने वाली है। यहाँ सारी झाड़ियां वगैरह जल गई हैं, खैर ये सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन जी, जो जान का नुकसान यहाँ पर हो गया, जो चीजों का नुकसान यहाँ पर हो गया, ये चीजें आज यहाँ की सच्चाई हैं अंजना। बिल्कुल। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाती हुई जो भारी तबाही और नुकसान वहां पर हुआ है वो तस्वीरें आपके सामने रखती हुई। प्रकाश शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर है डेमोक्रेटिक पार्टी के, न्यू जर्सी से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो कि पत्रकार है, वो मॉस्को से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं शाह साहब के पास जाऊं। डॉक्टर सिंह, पूरा पश्चिमी देश, नेटो, सभी मिलकर व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त सबसे बड़ा इंटरनेशनल विलन बना रहे हैं। उन्होंने एक पूरे देश को जंग में झोंक दिया है, और ये सरहद पर लड़ी हुई कोई लड़ाई नहीं है, शहरों में जाकर तबाही हो रही है। मिस्टर सिंह। जी ऐसा है अंजना जी, ये वार आज नहीं चल रही, आज 8 साल से चल रही, जिसमें अमेरिका, नाटो, यूरोप एक साथ जो है वो रेडी कर रहा था यूक्रेन को कि वो कैसे न कैसे वार, इस टाइप की वार चालू हो जाए। वो एंटी रशियन एक एलिमेंट बना रहे थे बगल में रूस के, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। इसके पहले भी आपको वो लोगों ने बताया क्या बना रहे थे पुतिन ने, नहीं, क्या आपकी आवाज कट गई। यूक्रेन में क्या बना रहे थे नेटो मुल्क? यूक्रेन को एक एंटी रशियन हब बना रहे थे, जहां से वो वहां से खेला देखना चाहते थे। कैसे बना रहे? अगर आप देखें लगातार वो जेलेंस्की, इसके पहले के जो प्रेसिडेंट थे, वो नाटो में जाने के लिए कह रहे थे, मांग कर रहे थे। अगर आप देखें इसके बाद जो है पुतिन का एक क्लियर था, आज ही नहीं काफी पहले से, कि एक रेड लाइन हमने बनाई है जो सबको मालूम थी। वो रेड लाइन क्या है कि यूक्रेन नाटो में न जाए, और ये हमारे देश के लिए, लेकिन यही डॉक्टर सिंह मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा उन्होंने यूक्रेन को एंटी रशिया हब बनाया, कैसे बनाया? आप कह रहे हैं उनकी हमदर्दी थी, वो चाहते थे नेटो में शामिल हो। नेटो मुल्कों ने तो आज तक उनको सदस्यता नहीं दी, उनको सपने बस दिखाए जा रहे थे। क्या इतने में ही आपने पूरी जंग एक जो थोप दी है एक देश पर, रूस ने, उसको लेकर जो सवाल है उस पर मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं वो एंटी रशिया हब बन गया, कैसे बना सर? अंजना जी, इसके लिए आपको 8 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2014 का वो देखना पड़ेगा, जब ये सारी क्राइसिस चालू हुई, और इसके बाद एक जो है मिस ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत कुछ भी नहीं था, जिसमें 4 देश मिलकर साइन किए हैं, जिसमें बड़े देश हैं यूरोप के, फ्रांस, जर्मनी, आपको रूस और यूक्रेन। कोई बंदूक के दम पे इसको साइन नहीं करवाया, खुद साइन किए कि हम यूक्रेन में साथ रहेंगे। जो अलग हुए हैं कुछ पार्ट, आपका जो लुहांस्क और डोनेट्स्क, जो सीधे बात करेंगे और उनको ऑटोनॉमी देंगे, जो ऑलरेडी उसको देखिए। और इसके बाद लगातार 8 साल ये लेफ्ट राइट कर रहे हैं, केवल बात करेंगे नहीं करेंगे, एक बार भी डायरेक्ट बात नहीं हुई, और वो ट्रीटी को हमेशा अलग रखने की कोशिश की गई।
और इसका अंजाम आज आप देख रही हैं। एंटी रशिया, ठीक है शाह साहब, एंटी रशिया हब बन गया था यूक्रेन, इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया। और आज पूरी जंग में एक देश, उसके नागरिक, उनकी सेना वो मर रही है। नेटो मुल्क बड़े अच्छे से दूर से सुरक्षित जगह से देख रहे हैं और बीच बीच में कहते हैं कि ये पुतिन जो है ये हिटलर है। मिस्टर शाह। हाँ, जो बाइडेन कर रहा है मैं इससे पूरा सहमत हूँ, क्योंकि बात यह है कि किसी भी देश को कोई भी दूसरे देश को क्या करना चाहिए ये डिक्टेट करने का अधिकार नहीं है। जब यूक्रेन ने बहुत साल पहले अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स दे दिए, न्यूक्लियर पावर था यूक्रेन, तो उसने अपने न्यूक्लियर पावर दे दिए, तब उसके साथ अग्रीमेंट हुआ था कि यूक्रेन को पूरा अधिकार रहेगा अपने मन से जो करना चाहे। यूक्रेन को नाटो में जोड़ने की बात है, वो तो कब से हो रही है और वो तो यूक्रेन के पार्लियामेंट में पास हो चुका है। और यूक्रेन के पार्लियामेंट में पास होने से क्या हो जाएगा? यूक्रेन के पार्लियामेंट में पास होने से क्या होगा सर? आज तो हाई एंड ड्राई जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो छोड़ दिया गया है ना यूक्रेन को। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि किसी भी दूसरे मुल्क को ये आजादी नहीं है कि वो दूसरे देश में हस्तक्षेप करे। अमेरिका ने इराक में क्या किया? अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, ये बोल के ही हमला किया था ना, मिल गया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तब क्या था सर? नहीं, अमेरिका ने जो इराक में किया था वो, और वो मुल्क तो इतना दूर था अमेरिका से। हाँ, अमेरिका ने जो इराक में किया वो सही नहीं था, मैं नहीं कहता हूँ कि वो सही था, मगर रूस जो यूक्रेन में कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। और यूक्रेन को पूरा अधिकार है क्योंकि मास्टर श्रीवास्तव आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं श्रीवास्तव साहब भी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फिर बात की है। ये लगातार बातचीत हो रही है, मैक्रो ने फोन से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है, पहले भी घंटे घंटे बातचीत इनकी हुई है परिस्थितियों को लेकर। और जो कमेंट अब मैक्रो की तरफ से आ रहा है, सुबह टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से उनकी बातचीत हुई थी पुतिन की, मैक्रो ने फोन से राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। यूक्रेन संकट पर पुतिन मैक्रो में जो ये बातचीत हो रही है उसका क्या निष्कर्ष है ये हम आपको बताएंगे। शर्त मान ले, ये बार बार कह रहे हैं पुतिन की शर्त मान ले तो युद्ध विराम हो जाएगा। सुबह टर्की के राष्ट्रपति से भी उनकी बात। देखिए, जैसे उन्होंने कहा ये 8 साल से चल रहा है, हम कहेंगे थोड़ा और पीछे जाइए। 1991 में जब यूएसएसआर का फ्रैगमेंटेशन हुआ और 15 कंट्रीज बनी, अगर उस वक्त देखें तो अलिखित बात ये हुई थी, लिखित नहीं है, कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, उससे रशिया को अपने ऊपर आक्रमण होता दिखाई देगा। ये मिलिट्री अलायंस है। उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया था कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। उसके बाद लगातार ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा। आज नाटो में 30 देश हैं। यूक्रेन के बारे में ये बात चलती रही। आई ऑफ द स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, वो यूक्रेन का सिर्फ एक मुद्दा है कि आप नाटो में शामिल नहीं होइए। इस मुद्दे को लेकर के सारी बात चलती रही। वो बात देखिए, जब आप यूरोपियन यूनियन का लेकिन क्या बात सिर्फ इतना सरल है? मैं एक काउंटर पॉइंट आपसे बस बोल रही हूँ, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो, क्रिमिया हो, ये सब पर धीरे धीरे रूस कब्जा तो कर ही रहा है ना, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ नेटो मेंबरशिप की बात थी? वो एक पॉइंट है। लेकिन जब वो मैक्रो से बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता दो कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है, एक जगह पर सिर्फ केंद्रित नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन इतना भी सहज सरल और वो नहीं है जितना हम लोग कई बार पोर्ट्रे कर देते हैं। सहज तो कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही आपने कही है। क्रीमिया तो बहुत पहले से हो चुका है उनका हिस्सा, और कुछ और भी है, क्रीमिया हो चुका है और भी बातें हैं। लेकिन ये वाली जो रेड लाइन थी जिसके बारे में बात हो रही थी, मुझे ये लगता है कि जेलेंस्की राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनको अपने राष्ट्रहित को देखना चाहिए। किसमें उनका राष्ट्रहित, किसमें है राष्ट्रहित? बताइए इस पॉइंट पे कहाँ देख रहे हैं आप राष्ट्रहित? फिर मैं सबसे आऊंगी, अभी क्या करना चाहिए? उनका राष्ट्रहित है कि ये जो लड़ाई हो रही है उनके देश में हो रही है। उनके सैनिक हताहत हो रहे हैं, उनके नागरिक हताहत हो रहे हैं, और वो बार बार अपील कर रहे हैं नाटो से कि आप इसको ज्वाइन करिए। वो चाहते हैं ये वॉर एक्सपैंड हो। ये वॉर एक्सपैंड करने की कोई मंशा नहीं है नाटो हो जाए। नेचुरली अगर वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए कि नोबडी विल ज्वाइन। तो अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको एक बात पे समझदारी से शांति वार्ता में आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पुतिन के सारे जो एक्शंस है वो सही हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका राष्ट्र धर्म है, आपकी राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके देश के विकास में जाए। अभी तो देश का बहुत
बहुत हानि हो रही है। ठीक है, क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, अभी तो जेलेंस्की को कुछ और कर ही नहीं सकते, वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं कीव को डिफेंड करने की। मैं ये कहता हूं कि ऐसी क्या नौबत आई थी कि पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन अभी ज्वाइन कर जाएगा नेटो। क्योंकि मानता हूं, बात सच्चाई है कि रेड लाइन है, यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता, मगर अभी तो ऐसा नहीं था। अभी लग रहा था कि यूक्रेन अभी आने वाले समय में कभी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि 2-3 देश और वेट करें। सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, मैं कहता हूं इस बातचीत का कोई हल निकलना चाहिए, मगर मुझे लगता नहीं, क्योंकि पुतिन की डिमांड बहुत ज्यादा है। पुतिन क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करो, डोंस्टा को, लुहांस्क का जो एरिया है उसको एक प्रकार डोनाबास, उसको ईस्ट यूक्रेन का इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करो। उसके बाद जो और है कि आप जेलेंस्की की गवर्नमेंट को बदल जाए, तो जेलेंस्की कैसे मानेगा? मैं एक चीज बताना चाहता हूं अंजना, ये कहीं ना कहीं लड़ाई थी अमेरिका और रूस की, और बलि का बकरा बन गया यूक्रेन। और ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन को लड़ाई में झोंका गया है और जिस प्रकार से नुकसान यूक्रेन का हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नुकसान है, लोग भी मर रहे हैं, फायदा होगा अमेरिका और चीन को, और रूस को भी फायदा नहीं होगा। रूस ये समझ रहा है उसको फायदा होगा, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है। आफ्टर ऑल वो भी लड़ाई लड़ रहा है, उसको भी नुकसान होगा। ऑयल गैस उसकी नहीं आएगी यूरोप के अंदर, अमेरिका बेचेगा। और ऐसे में वही नहीं है सर, कब्जा कंट्रोल कैसे? वहां के आम नागरिक अगर हथियार उठा रहे हैं तो एक लंबी इंसर्जेंसी वहां पर भी चल सकती है। बिल्कुल। देखिए अंजना, पहली बात का जवाब दूं, पहले तो नाटो जो है वो बिल्कुल मिलिट्री अलायंस है, तो ये मत समझो कि वो नाटो में क्यों जा रहा था कि वो कोई वो व्यापार के लिए थोड़ी जा रहा था। ईयू एक व्यापारिक एक इकोनॉमिक वो संबंध है, एक यूनियन है, और इमेजिन करो इंग्लैंड उसका भाग ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कुछ दम वाली बात नहीं है, वरना इंग्लैंड उसका साथ छोड़कर नहीं जाता। तो नाटो में जाने का मतलब है आप कोई ना कोई मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे। तीसरी बात, क्रीमिया 1917 से पहले भी रशिया का भाग था, पीटर दी ग्रेट के टाइम भी रशिया का भाग था। क्रीमिया को एकदम से 1991 में यूक्रेन के साथ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि पूरा ब्लैक सी फ्लीट उसका था रशिया का, कि भाई यूक्रेन हमारा ही देश है, अपने ही लोग हैं। तो इस भावना पर दोनों मुल्क थे, तो इस भावना को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जेलेंस्की जिम्मेवार है। जेलेंस्की ही नहीं अपने लोगों पर लड़ाई लाए हैं, और अब जेलेंस्की को क्या करना चाहिए अंजना जी, मैं बता रहा हूं, जेलेंस्की को समझदारी बरतनी चाहिए, अपने देश का विनाश रोकना चाहिए। पहले ही समझदारी करनी थी जो पुतिन ने 20 साल की। प्रेसिडेंट पुतिन को तो एक बिखरा हुआ, टूटा हुआ रशिया मिला था 2000 में, जिसमें मैंने देखा है भुखमरी थी, जिसमें गरीबी थी, सेनाओं को 5 साल तक तनख्वाह नहीं मिली थी, रशियन सेना को, और उन्होंने कहा था दुनिया में मुझे एक सेना दिखा दो जहां एक सैनिक एक दिन बगैर तनख्वाह के रहता हो। ऐसा रशिया लिया था। उन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, धीरे धीरे सबसे संबंध बढ़ाए, अपनी कंट्री को मजबूत किया। जब इस हालात में आए तब उन्होंने कहा अब मैं पुराना रशिया, पुराना सोवियत यूनियन की बाउंड्री को सेव करूंगा। ऐसा ही जेलेंस्की को करना चाहिए था। ये वक्त नहीं था रशिया से लड़ने के लिए। ये रशिया के साथ आपको किसी ने चढ़ा दिया, आपको वेस्टर्न नाटो ने चढ़ा दिया, आप लड़ाई लड़ बैठे, आप किसी के ब्याह पर लड़ाई लड़ रहे हो। आपकी समझदारी है, अपने लोगों को बचाओ, अपने देश को बचाओ, एक समझौता करो जिसके तहत आप नाटो को बिल्कुल कर दो। न्यू नाजी जो आपके लिए भी खतरा है, जो यूक्रेनियन साल्विक रेस के लिए खतरा है, उनको अपने देश से निकालो और रशिया के साथ अच्छे संबंध बनाओ। मैं समझता हूं जेलेंस्की यंग है, उनके पास भविष्य है, आज नहीं तो कल वो दोबारा आ सकते हैं, लेकिन लड़ाई से कहीं नहीं पहुंचेंगे। जो जेलेंस्की को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं, आखिरकार अपने मुल्क को देने के लिए इस वक्त उनके पास क्या है, कैसे बचाएंगे वो? मिस्टर सिंह, केवल संधि जो शर्त रखी है पुतिन ने उसको मानना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरी, आप इसके पहले कुछ मिनट एक सेकंड हमको दीजिए। शर्त एक थोड़ी है सर, शर्त एक थोड़ी है। डीमिलिटराइजेशन, नेटो से एकदम दूर होना, क्रीमिया, लोहा उसका भाग है। तो ये बिना इसके इस शर्त के कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, युद्ध विराम तभी होगा। दूसरी, अगर आप कहती हैं ये मिलिट्री ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कम से कम 8 साल से जो ऑफिशियल है 14 से 15 हजार लोग नागरिक जो सिविलियन मारे गए हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क में, बताइए। और जिसमें से आज की डेट में 7 लाख से ऊपर वहां पर रशियन नेशनल हैं, रशियन पासपोर्ट होल्डर हैं, और कम से कम 2 मिलियन से के करीब रशियन से वहां पर। हाँ। तो क्या उनको उनका एक देश का ये कर्तव्य नहीं है कि तो अपने नागरिकों को बचाए? अगर अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर सकता है एक आदमी, 2 रूस बम बरसाए, तो क्या
रूम बरसाए और ओनस उन पर है कि वो समर्पण करके और रूस की हर शर्त को मान लें और तब अपने जनता को बचाएं। कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार जी? अगर वो बम बरसाते इस टाइप से जो आप दिखा रही हैं, तो सिविलियंस को बचाने के लिए ये वार जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही बच के डिफेंसिव उसमें जा रहे हैं कि सिविलियन को हर्ट ना हो। लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको नहीं कहा जा सकता कि हर्ट नहीं हो रहे सिविलियंस। तो ये उसको बचाते हुए कल आपने देखा होगा कि मिलिटोपोल में उन्होंने सीज फायर किया था लगातार, लेकिन एक भी नागरिक को उन्होंने छोड़ा नहीं वहां से, यूक्रेन की आर्मी ने। आज भी काफी देर तक सीज फायर था। तो तो उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस हर्ट ना हो, लेकिन जहां गोलाबारी चल रही है वहां कुछ इस टाइप का केस हो सकती हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। और रशिया जो है, अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ जगहों पर गोलीबारी ऐसी जगहों पर होगी, इतना प्रिसाइसली नहीं मारा जा सकता है, कुछ रिहायशी इलाकों पर भी होगा, तो फिर बताइए कि किस तरह की परिस्थिति में वो दुनिया को झोंक रहे हैं जब वो ज़ैपोरिजिया में ट्रेनिंग सेंटर पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करते हैं। अगर रिएक्टर्स पर इस तरह का हमला हो गया तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरे विश्व पर इतनी बड़ी तबाही वो अनलीश कर देंगे क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन, क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन। ये न्यूज आपके पास गलत है। और ये जो हुआ था उस दिन रात में, वह ऑलरेडी रशियन आर्मी थी, अटैक हुआ था यूक्रेनियन आर्मी का, जिसको इन्होंने बचाया। ज़ैपोरिजिया ट्रेनिंग सेंटर पर क्या रूस की सेना ने हमला नहीं किया? IAEA ने भी इसकी पुष्टि की कि रिएक्टर से दूर किया, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। ये सारे रॉकेट जो गए हैं सारे यूक्रेन ने गए हैं। आपने फिर से देखिए उसको, और देखिए यूक्रेन ने अपने ही ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप इसको फिर से चेक कीजिए। कल आप कहें कि बिल्कुल सही मैं बोला, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर सेंटर है वो रशिया के हाथ में था। क्यों उस पर वो करेंगे? वो डिफेंड करने के लिए, और रात में हुआ ये इंसिडेंट। आप उसको फिर से देखें और उसको रिवाइज करें। ये बिल्कुल फेक न्यूज। रिवाइज क्या फेक न्यूज है, क्या नहीं है? इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर इस वक्त चल रहा है दोनों तरफ से, और हमला हुआ है। IAEA ने, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने जो बयान जारी किया, हमने उसी हवाले से तमाम बातें रखी हैं और रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक पूरा मुल्क पलायन करने के लिए 15 लाख लोग मजबूर हो गए हैं मिस्टर सिंह। ये सच्चाई है, ये ना रूस छिपा सकता है, ये ना यूक्रेन छिपा सकता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे हैं, जिसमें परिवार अलग हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो रही है, हथियार उठा रहा है आम नागरिक। इंसर्जेंसी में यूक्रेन आने वाले सालों में अगर धंसा रहता है तो इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी होगी, बताइए? आप देखें लुगांस्क और दोनेत्स्क में आज 1 महीने से गोलीबारी हो रही है, और वहां के कितने लोग रशिया में करीब 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर आ चुके हैं। तो उनके वो अपने बच्चों से दूर नहीं हो रहे हैं, वो अपने घर वालों से दूर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही हाल इधर भी है। तो ऑफकोर्स जहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, लोग पलायन करेंगे, अपनी जान बचाएंगे। ठीक है, तीनों जनरल यहाँ पर है जो जल्दी जल्दी कमेंट करना चाह रहे हैं। जनरल सिवाज, फिर दयाल साहब जी। देखो, मैं ये कहूंगा अंजना, अब जो ये सिचुएशन आ गई है, अभी आर पार की लड़ाई है। अगर कोई जेलेंस्की मान जाए, क्योंकि जेलेंस्की अगर मान जाते तो पहले लड़ाई नहीं होती। अब लड़ाई में कुछ गिव एंड टेक की बात होती है, तो शायद ये लड़ाई रुक सकती है। अगर ये लड़ाई स्टार्ट रहती है तो कीव का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान, लोगों की ह्यूमन कैजुअलिटी होगी, और कहीं ना कहीं रूस भी दलदल के अंदर फंस के रह जाएगा। जो इलाका तो ले लेगा, युद्ध तो शुरू कर लिया, युद्ध खत्म होना बड़ा मुश्किल है, इंसर्जेंसी का दौर चलेगा। और मुझे लगता है यही अमेरिका चाहता था, जो अमेरिका चाहता था वैसे रूस ने किया है। और ऐसे में मुझे लगता है यूक्रेन तो बर्बाद हो ही जाएगा, पर रूस को भी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो सैंक्शनें लगी हैं ये इसको हर्ट करेंगी, और ऐसे में 2 देश हैं जिनको फायदा होगा। एक तो अमेरिका है जो गैस और ऑयल बेचेगा यूरोप के अंदर, और दूसरा है चीन, जिसके साथ एक ज्यादा संबंध रहेंगे रूस के साथ, और ये एक भारत के लिए खतरा है। भारत को इस चीज का ध्यान देना है। मुझे लगता है भविष्य यूक्रेन का भी काफी नुकसान में है। ये लड़ाई आर पार की होगी, ये लड़ाई आर पार की होगी। गिव एंड टेक के जरिए अगर कोई समझौते की सूरत बनती भी तो बार बार उकसाकर अमेरिका गलत कर रहा है, ये कई एक्सपर्ट्स मानते हैं। मिस्टर शाह, शरत बन सकती ही नहीं थी शरत वो, क्योंकि रूस की शरत सिर्फ यूक्रेन से सीमित नहीं थी, रूस की शरत नाटो के साथ भी थी।
उन्होंने कहा कि नाटो को भी अपना कम करना होगा, डीमिलिटराइज करना होगा कई देशों में, पोलैंड में वगैरह जगह पे नाटो को भी डीमिलिटराइज करना होगा, वो भी उसकी शर्त थी। रूस की काफी शर्तें। नहीं, ये शर्त कब थी कि नेटो को डीमिलिटराइज कीजिए? देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए सर बैठ के प्लीज। ये कभी रूस की शर्त नहीं थी। वो नेटो को कैसे डीमिलिटराइज करने की शर्त रख सकता है? वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने की शर्त कर रहा है। जब रूस और अमेरिका बात कर रहा था तब ये भी शर्त थी रशिया की, आप देखें बराबर, कि नेटो को डीमिलिटराइज कर दीजिए। नहीं, सारा नेटो को डीमिलिटराइज के ये बिल्कुल बात। ठीक है, जनरल दयाल इस पर बोलना चाह रहे हैं, उनको दिखाइए। जनरल दयाल, देखिए, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। हाँ, कहीं ना कहीं रशिया की ये शर्त रही होगी कि जो पुराने कंट्रीज हैं, जैसे पोलैंड है, जैसे चेक है, जैसे स्लोवाकिया है, ये सब डीमिलिटराइज किए जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता अपने पास किसी तरह की मिलिट्री पावर हो। इसी मूल आधार पर सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक्ट को तोड़ा था, ये मुद्दा था। तो वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन इतना इरादा नहीं था पुटिन का। एक बात मैं कहूंगा, देखिए, मैं एक अपने देश के साथ जोड़ती हुई बात कहूंगा। क्रीमिया सन 1780 से लेकर 1917 तक रशिया का भाग था। 1917 में जब रशिया सोवियत यूनियन में ज्वाइन हुआ तो क्रीमिया पेनिनसुला एक इंडिपेंडेंट हो रही थी काउंसिल, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको यूक्रेन के साथ जोड़ दिया। अगर इसको आधार पर रशिया लड़ता है तो भारतवासियों को जम्मू एंड कश्मीर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भी इतिहास ऐसे ही कुछ कहता है कि बीच में एक राजा आया था जिसने इंग्लैंड को कुछ पैसे दे दिए, इंडिपेंडेंट बना लिया, और वो जूम जाम करता रहा, कभी पाकिस्तान में जाओ, इंडिया में जाओ। भारत का हिस्सा इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर सदियों से है, जैसे अंजना, हमको एक बात और समझनी चाहिए इतिहास से। अगर हम कोई सबक लेते हैं, क्यूबन क्राइसिस जो हुई थी उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि रशिया ने, यूएसएसआर ने जाके क्यूबा में अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी थी। इसमें कि इटली और टर्की में यूएस ने की थी। बाद में समझौता हुआ और ये दोनों ने अपनी अपनी जगह बदली। तो समझने की बात यह है कि नाटो, जैसा कि जनरल शमर दयाल ने बोला, नाटो मिलिट्री अलायंस है, ये कोई ट्रेडिंग अलायंस नहीं है। इससे कोई आपका वो नहीं होता है। अगर आप उसके सर पर आके बैठेंगे तो जरूर उसको सरदर्द होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमें शांति की तरफ चलना है। बीच में एक बार जब 2 शांति वार्ताएं हुई तो उस वक्त आपने देखा जो यूएस का बयान आया और जो नाटो का बयान आया, वो ऐसा नहीं आया कि आप शांति की तरफ बढ़ें। और ज़ेलेंस्की ने उस वक्त बोला कि हमारी ये शर्तें, उन्होंने बहुत सारी शर्तें उन्होंने भी रखी थी। मेरा ये सोचना है कि अगर ये पीस टेबल पर जाके बैठते हैं, दोनों लोग अपने मुद्दे को लेके बैठे, कोई न कोई नेगोशिएटेड हल निकलेगा। उसमें यूएस का और नाटो का बहुत अहम रोल होगा। ठीक है, मिस्टर शाह की बात बीच में रुक गई थी, आप पूरी बात कहें। यहाँ पर लोग आश्वस्त हैं कि कोई तरीका निकाला जा सकता है। मिस्टर प्रकाश शाह, नहीं, ये मुझे कोई ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि रूस मानेगा ही नहीं। उसकी एक शर्त मानोगे तो वो दूसरी 5 लेके आ जाएगा। ज़ेलेंस्की के साथ ही रूस की काफी शर्तें हैं, एक शर्त नहीं है। और आगे जाके देखें तो रूस वो भी कह रहा है कि यूक्रेन के आसपास के देश है उनको भी डीमिलिटराइज किया जाए। तो इनकी शर्तें तो बढ़ती ही जाती रहेगी। रूस मानेगा ही नहीं, और वो यूक्रेन पे अटैक करना चाहता है, वो करेगा, अभी कर चुका है। तो अभी उसका निवेड़ा एक ही है, रूस नहीं जीतेगा। लेकिन ये सवाल तो पूरे विश्व के मन में इस वक्त आ रहा है ना सर, कि आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर यूक्रेन का झंडा लगा देते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं ज़ेलेंस्की को, आप तमाम बातों पर ताली बजा रहे हैं, लेकिन युद्ध उनकी जनता को अकेले लड़ना पड़ रहा है। नहीं, ये ज़ेलेंस्की का मामला है। ज़ेलेंस्की को क्या करना चाहिए वो हम कह सकते हैं, मगर ज़ेलेंस्की कुछ भी करे तो रूस मानेगा नहीं, क्योंकि रूस कहेगा कि सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं, आसपास के देशों को भी अब ये वो करना पड़ेगा। तो ये सब देशों कैसे आपका कर सकते हैं? इशारा उनके खुद को उनके सामने, मतलब एक तरह से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो जाने की बात पर आप ये कह रहे हैं? आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता परिवर्तन के लिए हामी भरनी चाहिए? ज़ेलेंस्की कुछ भी करे, रूस तो कब्जा करके ही छोड़ेगा, यूक्रेन को तो कब्जा करके ही छोड़ेगा। उसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता वहां। अगर रूस को यूक्रेन का कब्जा नहीं मिला तब तक पुतिन लड़ता रहेगा। ठीक है, मिस्टर सिवाच बोलना चाहिए। देखो, मेरे को लगता है अंजना, जिस पॉलिटिकल और मिलिट्री एम से रूस अंदर आया है,
मुझे नहीं लगता वो जब तक कीव को हम जीत नहीं लेगा और जेलेंस्की की गवर्नमेंट को बिल्कुल हटा नहीं देगा, तब तक उसको नहीं लगता उसका मिलिट्री और पॉलिटिकल एम सक्सीड होगा। मुझे लगता है ये कीव की लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि जो भी पुतिन बोल रहा है वो इतनी डिमांडें कर रहा है, उसको तो कोई मानेगा नहीं। एक तरफी डिमांडों का कोई नहीं मानने वाला। इसलिए मुझे लगता है पुतिन की जो 3 शर्तें हैं वो सब महत्वपूर्ण है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने, उसका बाद दूसरी जेलेंस्की हटें, और तीसरी बात है क्रीमिया और डोनाबास के इलाके को आप ऑटोनमस माने, क्रीमिया को वो रूस का हिस्सा माने। इसके कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है वो नहीं करेगा, इसलिए उसने मन बना लिया है कि अब वो आर पार की लड़ाई करेगा। वक्त बताएगा। ठीक है मिस्टर शाह, एक कमेंट उसके बाद सिंह साहब आपसे एक कमेंट मुझे लेना है मॉस्को पर भी, कि क्या रूस पर भी असर नहीं पड़ रहा है इस जंग का? दबाव अंदर ही अंदर रूस में भी नहीं बन रहा उन पर। लेकिन मिस्टर शाह, ये सवाल एक सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आप मेरे हर जवाब में ये कह रहे हैं कि रूस वहां नहीं रुकेगा, पुतिन नहीं रुकेगा यूक्रेन में, पुतिन आसपास के देशों पर भी करेगा, ये सब ठीक है, लेकिन नेटो मुल्क यूक्रेन की सहायता क्यों नहीं कर रहे? एक सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल बात यह है कि अगर नेटो ने सहाय कर दी, खुद जाके अपने सोल्जर्स रख दिए, नो फ्लाई जोन बनाया, तो ये रूस और नेटो की डायरेक्ट फाइट हो गई। क्योंकि नो फ्लाई जोन बनाने के लिए सबसे पहले रूस पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि सब S-400 रूस में है। इस बात में दम है, लेकिन इस बात में दम है, लेकिन अपने अपने मुल्क को बचाने के लिए आज यूक्रेन को तो कोई नहीं बचा पा रहा ना। बार बार उकसाना पूरी स्थिति को, इसको लेकर तो सवाल पूछा जा सकता है। यूक्रेन के विनिस्ता शहर पर भारी मिसाइल अटैक हुआ है, एक और शहर विनिस्ता शहर पर अब देखिए भारी मिसाइल अटैक रूस करता हुआ दिख रहा है। 8 मिसाइल से हमला, आप कल्पना कीजिए क्या हाल इस वक्त हो रहा होगा। जेलेंस्की एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है, वहां पर जेलेंस्की एयरपोर्ट विनिस्ता में, जो कि 8 मिसाइल से ये हमला वहां पर किया गया है। मैं आपसे सिंह साहब आने वाले युद्ध का रूप है। अगर जेलेंस्की नहीं मानेंगे तो ये कीव भी इसी तरह से बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक रशिया की जो चारों एयर तरफ से पावर ट्रेलर ही दिखा रहे हैं बार-बार। देखिए, क्योंकि रशिया की जो एयर पावर है वो एयर पावर अब तक कहीं हमें इस्तेमाल होती दिखी नहीं है। रशिया सिर्फ अपने जो इंटेलिजेंस, जो उनके, इसीलिए तो अब जेलेंस्की उसको फियर करके कह रहे हैं कि नो फ्लाइंग जोन बनाइए। उनको पता है ये उनकी आखिरी गुहार है कि नो फ्लाइंग जोन आप बनाइए, लेकिन उसका अर्थ फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध भी हो सकता है। मिस्टर सिंह, जल्दी से आपसे इस पर एक सवाल, ये जो भारी तबाही अलग अलग शहरों में मचाए जा रहे हैं, ये कैसा कब्जा होगा सर? ये कैसा कंट्रोल होगा? जो खंडहरों पर कंट्रोल करने की फिराक दिखती है। और दूसरा जो असर, क्या रूबल किस तरह से गिरता चला जा रहा है डॉलर्स पर? क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस वहां पर, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अब खुद दबाव बना रहे हैं कि आप वापस किस आर्थिक दबाव में रूस को झोंक रहे हैं, बंद कीजिए? क्या पुतिन पर भी एक दबाव नहीं बन रहा? देखिए, जिस दिन हुआ था ये डिसीजन कि वो मिलिट्री ऑपरेशन चालू होगा, तो उसके पहले उन्होंने ये सारी चीजें मीडिया के सामने, टीवी पर, ऑनलाइन पूरी जनता के सामने ये कहा था, सबको प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, लेकिन हमको तैयार रहना है, क्योंकि हमको अपने लोगों को बचाना है। हम तो अपने लोगों को छोड़ नहीं सकते ना कि और मारते रहें, तो इसलिए ये हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए रशियन जनता इसके लिए तैयार है। तो वो एक बहुत बड़ा हौसला है पुतिन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि इसमें जो है रूसी जनता सरकार के साथ है। ठीक है, हर देश में, हर जगह कुछ % होते हैं जो युद्ध के खिलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग एक ही तरह से सोचते हैं। ऐसे होने चाहिए जिनकी कम संख्या है, जिनको और जो कह रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, आज देखिए लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी क्राइसिस आ गई है। हाँ, हो सकता है महीने बाद कुछ पता चले। अभी यहाँ पर रशिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल रूटीन लाइफ लोग जी रहे हैं।